मित्रों नमस्कार। मैं राजेश रकीब। नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद आसुदानी एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जी, थ्रू लिटरेरी लेंस के आज के एपिसोड में विनोद जी आप क्या लाए हैं, किस बात पर बात करें? आज एक बहुत अच्छी कहानी लाए हैं अच्छा। और ये कहानी बहुत सारे संदर्भों को हमारे सामने प्रस्तुत करती है। एक तो ये एक वर्तमान घटना की ओर इंगित करती है। जी। दूसरा, ये कहानी विकलांग विमर्श की भी कहानी है। हम्म। और तीसरा, ये हमारे न्याय तंत्र पर भी कटाक्ष करती है। और चौथा, कि जो एक सामाजिक मुख्य विमर्श होता है, उस विमर्श को छोड़ करके यदि समाज के कुछ वर्ग एक दूसरे विमर्श में विश्वास करते हैं तो उन्हें किन बातों का सामना करना पड़ता है, इस वास्तविकता की ओर भी ये कहानी इशारा करती है। जी विनोद जी, और इस कहानी का नाम है पंगुवास। नाम से ही जाहिर है मित्रों कि नाम ही अलग है। ये शब्द ही आपने शायद पहली बार सुना होगा, या मैं तो कहूँगा कहानीकार ने ये शब्द बनाया है विनोद जी। मुझे लगता है कि जो भी सृजन करता है और खास करके जो इतिहास साहित्यकार है, कोई कवि है, कोई कहानीकार है, उसको इतनी स्वतंत्रता है कि शब्दों के अर्थों को विस्तार दे सके और यदा कदा किसी नए शब्द को भी घड़े, नए शब्द की रचना करे, और वो ऐसी रचना हो जो सहज समझ में आए। अब इसका आप संधि विग्रह करें, पंगुवास। पंगुवास, ऐसा वास, ऐसा आवास जो पंगु है, विकलांग है, या ऐसी परिस्थिति जिस परिस्थिति में व्यक्ति रहने से विकलांगता को अधिक तीव्रता से महसूस कर सके। जी, तो ये जो थीम है इस कहानी, और पहली बात तो लेखक, इस कहानीकार का परिचय तो होना चाहिए विनोद जी। ये कहानीकार हैं और कोई नहीं, डॉक्टर घनश्याम आसुदानी। हमें बताते हुए हर्ष महसूस हो रहा है कि डॉक्टर घनश्याम आसुदानी मेरे और राजेश जी के भी बड़े भाई हैं। जी जी, और इनके 4 कहानी संग्रह आ चुके हैं विनोद जी। जी, 5वां बहुत जल्दी पाठकों तक पहुंच जाएगा। एक पर हमने यहाँ बात भी की है और उनकी कुछ कहानियों पर भी अलग अलग बात की है, और एक कहानी संग्रह पर भी हमने बात की है। यूँ तो घनश्याम जी सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर अपनी कहानियाँ लिखते हैं, किंतु इन कहानीकार की एक विशेषता यह है कि न केवल उन्होंने एक संपूर्ण पुस्तक अंधेरों का आदर, बल्कि यदा कदा विकलांग विमर्श की भी कहानियाँ लिखी हैं। विकलांग संवेदना को, विकलांग दृष्टिकोण को और विकलांग जीवन को बहुत ही वास्तविक और कलात्मक ढंग से अपनी कहानियों में उन्होंने परोसा है। और मुझे लगता है कि इस बात की ज़रूरत है, जिस प्रकार से दलित लेखकों ने लिखना प्रारंभ किया और धीरे धीरे दलित साहित्य ये साहित्य के अंतर्गत एक अलग अपना स्थान बना पाया, उसी प्रकार से एक विकलांग साहित्य और विकलांग विमर्श भी धीरे धीरे साहित्य के अंतर्गत अपना स्थान ग्रहण कर लेगा। और घनश्याम जी का योगदान इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। विकलांगता जीवन की एक परिस्थिति है। जैसे हमारे पात्र, कोई स्त्री होती हैं, कोई पुरुष होता है, कोई अदर जेंडर होता है, कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, तो इसी तरह की विविधता जो है इंसानी जीवन की, जो डाइवर्सिटी है विनोद जी, उसमें एक विकलांगता भी एक अनिवार्य कंडीशन है जिसकी ओर हमारा ध्यान कई बार जाता ही नहीं है। दोस्तों, पहले मैं आपको कहानी का प्लॉट यानी विषय वस्तु बता दूं। ये कहानी एक सारस नाम के लड़के की है जो जन्मजात, जिसको पैर नहीं है। पिताजी उसे मदद करते हैं और धीरे धीरे वो व्हीलचेयर के सहारे अपना मूवमेंट यानी अपनी हलचल करता है। अब जब बड़ा होता है उस व्हीलचेयर का नाम रख दिया जाता है पाखी। और फिर वो पढ़ करके एक कॉलेज में लॉ का प्रोफेसर बन जाता है और एक छात्रा जो कि विकलांग नहीं है, उसका प्रोफेसर सारस के साथ प्रेम संबंध हो जाता है और उनकी शादी हो जाती है। और इंसिडेंटली उस लड़की का नाम भी पाखी। तो पाखी दोनों रूपों में प्रोफेसर सारस के साथ। और प्रोफेसर सारस बड़े प्रज्ञावान व्यक्ति हैं, हर बात का, हर चीज़ का उनको ज्ञान है और छात्रों के साथ वो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य प्रकार के विषयों पर निरंतर
चर्चा करते रहते हैं। उनकी संवेदना विनोद जी विस्तृत होती जाती है। राजेश जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य की तरफ मैं जी। ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूंगा। लेखक एक जगह बहुत ही सुंदरता से कहते हैं कि जो दुख होता है जी। आपके व्यक्तिगत जीवन में तो दर्द देता है, देता है। किंतु सामाजिक, पारिवारिक और अन्य स्तरों पर आपके संवेदना का विस्तार करता है। ये बहुत बड़ी चीज है जो दुख दर्द से होती है कि शोला गम के भड़कने का कोई रंज नहीं, जिंदगी आग में तप तप के निखर जाएगी। क्योंकि जिसके पास व्यक्तिगत दर्द है वो सार्वजनिक रूप में दुखी इंसान नहीं होता, बल्कि वो आपको आनंदित दिखता है, उसके संवेदना का विस्तार होता है, वो दूसरों का दुख हरने का प्रयास करता है। इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण आपको आसपास मिल जाएंगे। दिन में हमको देखने वालों, फिर आपने कहा है वाह वाह, कि दिन में हमको देखने वालों अपने अपने हैं औकात, जाओ न तुम इन खुश्क आंखों पर, हम रातों को रोले हैं। फिर होता यह है कि प्रोफेसर सारस जो हैं, और इससे पहले विनोद जी, जी। जो आपने बात कही ना कि दुख जो है वो संवेदना का विस्तार करता है, ये प्रत्यक्ष अनुभव से भी हम लोगों ने भी पाया है कि जनरली जो भी व्यक्ति विकलांगों के साथ जुड़ता है, उनकी सहायता करता है, उनके साथ बातचीत अच्छे, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के हृदय में भी कोई चोट होती है, कोई गम होता है, कोई तो हालांकि ये कोई 100% रूल नहीं हो सकता, लेकिन ये पाया गया है कि संवेदना उन्हीं व्यक्तियों में थोड़ी प्रबल होती है या नाजुक होती है जिनको कहीं ना कोई चोट खाए हुए होते हैं। जी बिल्कुल, है ना। तो आइए वापस कहानी पर। जी। तो ये प्रोफेसर लॉ के हैं और हर विषय पर चर्चा करते हैं, और इधर कुछ दशकों से भारत में एक आदिवासी विमर्श कहूँ या आदिवासी आंदोलन कहूँ, और जिसको बहुत बार हम नक्सलाइट आंदोलन के रूप में जानते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो समाज की मुख्य धारा में अभी तक शामिल नहीं हो पाए हैं, किनको जंगलों के निवासी कह सकते हैं। जी, सुख सुविधाएं जो हैं शहरों की, गांवों की, ये इन तक नहीं पहुंचे हैं। तो इनका जीवन दर्द से, पीड़ा से भरा हुआ है, और उस पीड़ा से मुक्त होने के लिए या अपने जीवन को कहीं ना कहीं टॉलरेबल बनाने के लिए जो कुछ वो करते हैं, उसे बहुत बार हम मिस इंटरप्रिएट करते हुए नक्सलाइट आंदोलन का नाम दे देते। हो सकता है कि कहीं कहीं हिंसा भी हो जाती होगी। है। और हिंसा इंसान क्यों करता है, ये तो अपने आप में एक अलग विमर्श और सामाजिक चिंतन हो सकता है। मैं तो ये कहूंगा विनोद जी कि पशु और इंसान में अंतर है। पशु हिंसा स्वभावगत करता है। जी। शेर सामने है तो शेर आप पर झपटेगा, खाएगा आपको, लेकिन इंसान की ये कैफियत नहीं है। कोई भी इंसान तभी हिंस्र होता है जब कहीं न कहीं उसका उत्पीड़न होता है। बिल्कुल, उसका उत्पीड़न होता है। हर पीड़ा और उत्पीड़न सी है। उस उत्पीड़न से जो पीड़ा निर्माण होती है, उस पीड़ा को सहाय बनाने के लिए, सहने के लिए शायद वो हिंसा का सहारा भी ले लेता है, या अन्याय को दूर करने के लिए यदि कोई और मार्ग बाकी नहीं रहे तो शायद हिंसा की जाती है। आप सभी देशों के स्वतंत्रता संग्रामों के अंतर्गत भी हिंसा की बहुत बड़ी भूमिका रही है। जी जी। तो फिर हम मैं तो ये कहूंगा भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी रही है। हम इसको कई बार नजरअंदाज कर देते बिल्कुल हैं, लेकिन रही है कि कहीं भी किसी भी पीड़ा से नेताजी गए, फौज बनाई, आजाद हिंद फौज बनाई। तो जहां अहिंसक आंदोलन भी महत्वपूर्ण है, वहां हिंसक आंदोलन भी महत्वपूर्ण होता है, चाहे किसी भी परिप्रेक्ष्य में हो, आजादी के परिप्रेक्ष्य में हो, किसी सामाजिक संदर्भ के परिप्रेक्ष्य में हो, या किसी अन्य परिप्रेक्ष्य में हो। तो दोस्तों, ये जो आदिवासी आंदोलन चल पड़ा है अलग अलग क्षेत्रों में, तो कहीं ना कहीं ये जो प्रोफेसर सारस, इनकी संवेदना भी यहाँ तक पहुंची और वो चर्चा करते हैं, और इनके कई सारे विद्यार्थी संगठन बना करके इस आंदोलन को कहीं ना कहीं एक मॉरल सपोर्ट जिसे कहेंगे, नैतिक बल प्रदान करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें लिखा पढ़ी, बातचीत, ये सब विचार विमर्श होता है, बातचीत होती है, और प्रोफेसर सारस अपने लेखों द्वारा भी शायद उस आंदोलन को समर्थन देते हैं, किंतु डायरेक्टली उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, सहभाग नहीं करते, कोई हिंसा नहीं करते, किसी की हत्या नहीं करते। और अचानक एक दिन जैसे होता है, उनके घर के सामने पुलिस की लॉरी आ जाती है और जबरदस्ती उनको लॉरी में बिठा करके, हथकड़ियां पहना करके कारागार के अंदर लिया जाता है। विनोद जी, यहाँ काफका की याद आती है, बरबस जी, जस्टिस जो काफका का है। कि जाने कहां से हथकड़ियां आके आपको धर दबोचें और अंदर ले जाएं, जाने किस जुर्म में, जाने और आपको पता भी नहीं कि आपका जुर्म क्या है, और आपको बात रखने का कोई मौका भी नहीं दिया जाता, और वो मुकदमा इतना लंबा चलता है। तो पहले आपका शरीर
थक जाता है, फिर आपका मन मन थक जाता है, फिर आपकी आत्मा थक जाती है। सात सहारे आपके थक जाते हैं। जी जी। और ऐसा ही होता है प्रोफेसर सारस के साथ। बिल्कुल। और ये मुकदमा 7 साल अपने तक शहर से चलता है। मीलों दूर, अपने शहर से मीलों दूर उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है। मुकदमा चलता है, पहले निचली अदालत में, फिर ऊंची अदालत में, ये चलता रहता है मुकदमा। जज बदल, बड़े अच्छे से कहानीकार ने यहाँ कहा है। और अभी दूसरा जी, कहानी का जो जी, जो जी। संदर्भ है, जो एक कॉन्टेक्स्ट है, वो ये है कि जो हमारी न्याय व्यवस्था है, हाँ। उस पर भी कहानीकार बड़ा कटाक्ष कटाक्ष करता है। है। और जिस तरह से वो वाक्य है कहानी में कि अपराध तो उनका जो था वो था, वैसे सरकारें ही रहा। बदलती रही, मंत्री बदलते रहे, नए नए अपने हिसाब से जज बदलते रहे। जज बदलते रहे, कानून बदलते रहे, उनकी व्याख्या अलग अलग करते रहे, कभी दोष मुक्त कभी दोषी करार देते रहे प्रोफेसर सारस को। तो इस और तरह राजेश से जी, मेरे हिसाब से तो 7-8 लाख लोग अंडर ट्रायल है भारत में। बिल्कुल, काफी ज्यादा मेजॉरिटी कैदियों की जो तादाद है वो अंडर ट्रायल ही हैं। ये बड़ी अजीब सी व्यवस्था है। कहीं ना कहीं लेखक इसको भी छूता हुआ चलता है। और इस कहानी का जो जी, केंद्र बिंदु अब प्रमुख आता है, बिंदु जो आता है, और ये श्रोताओं को समझना होगा, ये जो बिंदु है ना विनोद जी। जी, बड़ा आम सा नहीं है। हमने पाखी की बात की, पाखी जो उनकी पत्नी तो थी ही, लेकिन बचपन से जो व्हील चेयर उनके साथ रही वो है पाखी। चक्कों पर चलते थे, पैर उसी के चक्के उनके पैर थे। अब जब जेल में आ गए तो उन्हें एक अलग चटाई दे दी गई, एक एक चटाई पे 2-2 कैदी। इतनी जेलों की हालत हमारे यहाँ खराब है, तो उनको एक विशेष व्यवस्था के रूप में अकेले को एक चटाई दे दी गई, और वो भी शौचालय के पास, ताकि शौचालय में आना जाना उनके लिए सुगम हो। कहानी यहीं से शुरू होती है विनोद जी, फ्लैशबैक में है बाकी कहानी पूरी। यानी राजेश जी, आप जी। ये कहते हैं कि जी। जेल के अधिकारियों ने जी। प्रोफेसर सारस को व्हील चेयर नहीं दी। बिल्कुल बिल्कुल, व्हील चेयर से महरूम रखा, जो कि उनके वकील जो है कोर्ट में जोशी जिरह भी साहब। करते हैं, जोशी जी उनके जो कोर्ट में जिरह भी करते हैं कि उन्हें उनकी व्हील चेयर मतलब पाखी दे दी जाए, क्योंकि उसके बिना उनका जीवन अधूरा है। वो चल फिर ही नहीं सकते, उन्हें दिन में कई बार एक सामान की तरह इधर से उधर उठाकर रखा जाता है। तो वो जीवन का एक अभिन्न अंग है जो व्हील चेयर है, जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी हम जिसको कहेंगे। पर जज कहते हैं कि नहीं, कानून में तो ये सब मानव अधिकार की बात आप कर रहे हैं, ये सब ठीक है, लेकिन कानून में ये भी लिखा है कि उस समय की वास्तविक परिस्थितियों और संसाधनों को मद्देनजर रखते हुए ही सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं, और जेल में इतनी जगह नहीं है कि व्हील चेयर को रखा जा सके और उसका भ्रमण बाकी कैदियों को असुविधा होगी, इसलिए उनकी रिक्वेस्ट जो है वो खारिज कर दी जाती है। आप अनुभव करें जी। कि किसी व्यक्ति के पैर ना हो और उसके पास व्हील चेयर ना हो, तो वो बाथरूम तक भी कैसे जाए, टॉयलेट करने भी कैसे जाए। इसी 2 व्यक्तियों के कंधों पर सवार होकर के प्रोफेसर सारस कहते हैं कि जब मैं पाक खाने जाता हूँ, अपनी ही नज़र में, अपनी ही नजर में गिर जाता हूँ। तो ये एक अनुभूति का विषय है, कल्पना का विषय है, सोचने का विषय है कि अगर टेक्नोलॉजी हमारी मदद कर सकती है, जो हमारा अंग नहीं है हमारे पास, चाहे वो आंखें हों, चाहे पैर हों, चाहे हाथ हों, और उस तकनीक से हमें महरूम रखा जाए किन्हीं हालात में। ठीक है, दोषी नहीं है, दोषी है ये बात अलग है, दोषी है तो उस दोष की सजा मिलेगी, जेल में है, लेकिन जहां भी हम हैं वहां हम शारीरिक रूप से तो पूर्ण होने चाहिए। आप किसी कैदी को ये तो नहीं कहते कि अपने पैरों का उपयोग करना वर्जित है आपके लिए। भाई, आप ऐसा तो नहीं कहते कि जगह कम है, आप बड़े लंबे आदमी हैं, 6 फुट 5 इंच के हैं, तो जरा आपके पैर काट करके जेल के बाहर रख दिए जाए इस तरह और बाद से में लगा दिए जाएंगे। तो ये जो बात है, चूंकि कुदरत ने, नेचर ने, या किसी हादसे ने किसी को विकलांग अगर कर दिया है और तकनीक है उसके लिए, तो वो तकनीक से महरूम रखा जाना ये एक बहुत बड़ा अन्याय है। चाहे परिस्थिति कोई हो, अस्पताल हो, जेल हो, कोई भी परिस्थिति हो, चाहे बस हो, बस में व्हील चेयर आप नहीं चढ़ा सकते, कई बार ट्रेन में व्हील चेयर आप नहीं चढ़ा सकते। तो ये सिर्फ व्हील चेयर की बात नहीं है, ये बात है किसी भी प्रकार की सहायक तकनीक, जिसको हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। राजेश जी, मैं तो कहता हूं कि हमारे सोशल मीडिया की ताकत बहुत ज्यादा है जी। कि ये वीडियो यदि न्यायाधीशों तक पहुंच रहा है, जुडिशरी तक पहुंच रहा है, सरकार तक पहुंच रहा है, तो उन्हें अभी भी आंखें खोल देनी चाहिए और एक आदेश दे देना चाहिए कि किसी भी विकलांग को उसकी असिस्टिव टेक्नोलॉजी सभी जगह ले जाने का मूलभूत अधिकार है। बिल्कुल, और मैं तो आगे भी जाऊंगा विनोद जी, मैं ये कहूंगा कि किसी भी प्रकार का टैक्स ये असिस्टिव टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए किसी भी तरह का 0% होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन का, शरीर का एक अभिन्न अंग है। ना सिर्फ शरीर का, मन का भी, मानसिक इंसान भी तो शरीर से ही बनता है। यहाँ कहानीकार ने कहा भी है, वो लिखते थे जो प्रोफेसर सारस, वो भी बंद हो गया जेल में, क्योंकि उनको लगता था कि वो शक्ति पैरों से आती है, पैरों की शक्ति पाखी से आती है, पाखी के चक्कों से आती है, और वही दिमाग तक पहुंचती है। तो एक व्यक्ति जब शारीरिक रूप से अक्षम कर दिया जाता है तो उसका मन भी ढह जाता है।
तो एक तो कर मुक्त होनी चाहिए ये जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है, और दूसरे मैं ये कहूँगा विनोद जी, सरकारें होती किस लिए हैं? सरकारें हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत बनाते ही इसलिए हैं कि हमारे अधिकारों की सुरक्षा होगी, रूसो की जो थ्योरी है। जी बिल्कुल। तो सरकार का दायित्व है ना सिर्फ कर मुक्त हो ये टेक्नोलॉजी, बल्कि हर विकलांग को निशुल्क प्रदान की जाए, निशुल्क उपलब्ध हो जाए, प्रदान की जाए। क्यों कि जो बात कुदरत ने अधूरी छोड़ी, या भगवान कहें, जो भी कहें, तो वो काम है हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारी जो संस्थाएं हैं, हमारी जो सरकार है, इतनी बड़ी सरकार, उसका ये पहला कर्तव्य हो जाता है कि सारे नागरिक सशरीर तो हों पूरी तरह से। जी बिल्कुल। और फिर कहानी चलती है, 7 साल तक वो मुकदमेबाजी होती रहती है न्यायालय के अंदर, और अंततः एक दिन एडवोकेट जोशी साहब बड़े खुशी के साथ कारागार में आते हैं। उनके हाथ में एक फैसले का कागज है, और उसमें प्रोफेसर सारस को बिना किसी दोष बरी कर दिया जाता है, और अचानक उनके हाथ में पाकी का हैंडल आ जाता है, मानो उनको खोए हुए पैर उन्हें पुनः 7 वर्ष के बाद प्राप्त हो जाते हैं। और अंतिम जो वाक्य कहानी का पंगुवास, उसकी ये खुशी थी कि पंगुवास बाइज्जत भरी होने की खुशी तो थी, अभी वो विकलांग है लेकिन पंगुवास समाप्त हो गया। पंगुवास समाप्त हो गया, विकलांग अभी भी हैं, बाइज्जत भरी हुए वो तो ठीक है, कभी बरी, कभी क्या पता सुप्रीम कोर्ट फिर से उन्हें अंदर भेज दे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये पंगुवास कम से कम समाप्त हो गया, तो ये खुशी है। तो ये कहानी क्या कह जाती है विनोद जी, अगर हम सोचें? बहुत कुछ कह जाती है। मैं जैसे कहता हूँ कि ये 3-4 जी महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर जी हमारा ध्यान आकर्षित करती है। एक, विकलांग की जो कठिनाइयां हैं उसके तरफ सभी का ध्यान होना चाहिए, समाज, सरकार और न्यायालय। दूसरा, विकलांगों के अधिकार का संरक्षण होने का समय आ चुका है, बिल्कुल, अब और खामोश नहीं रहा जा सकता, ये दूसरी बात। तीसरी बात, न्याय व्यवस्था को अधिक चुस्त और जैसे कहें ना कि विलंब से मुक्त होना चाहिए। बिल्कुल। अब जैसे आपने बाइज्जत बरी तो कर दिया, वैसे ये जो शब्द प्रयोग है ना विनोद जी, मुझे बड़ा दुख देता है, कटाक्षपूर्ण लगता है। जब कोई बरी हो जाता है तो वो बाइज्जत, तो क्या वाकई इज्जत लौटती है उसकी? आप ख्याल करें कि 7 साल आप जेल में आपके परिवार के साथ लोगों ने क्या ट्रीटमेंट किया होगा, आपके आर्थिक तंत्र पूर्ण समाप्त हो चुका होगा, नौकरी आपकी चली गई, बिजनेस आपका समाप्त हो गया। अब जेल से जब बाहर आएंगे तो कौन सी इज्जत बाकी रह जाएगी साहब? मनु भंडारी की एक कहानी है सजा, उसमें भी आरोप लगाया जाता है, फाइनली वो पिताजी जो है फैमिली के वो बरी तो हो जाते हैं 6-8 साल बाद, पर तब तक उनके परिवार की जो दुर्दशा होती है वो मनु भंडारी जी ने उस कहानी में दिखाई है। और उसकी भरपाई कौन कर सकता है? कहाँ कर, न्याय भी नहीं करता है भरपाई। अब 7 साल बाद, 10 साल बाद आप बाइज्जत अगर किसी को बरी कर दें तो किस तरह की कानून जो है वो किस तरह की भरपाई करता है, मुझे तो नहीं पता। राजेश जी, जी साइलेंट लिप्स संग्रह में मेरी भी एक कहानी है, जी जी जी, एक्विटल। हाँ जी, जिसमें आतंकवाद का आरोप में एक नौजवान को जेल में डाल दिया जाता है, और 13-14 साल के बाद जब वो बाहर निकल जाता है तो उसकी स्थिति बड़े पागल सी हो जाती है कि तब तक टेक्नोलॉजी बहुत बदल चुकी है, और 14 साल पहले टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो अब जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाता उसके बाद। बाहर से तो उसको बरी कर दिया जाता है 14 साल के बाद। पर जब भी कोई एक्विटल होता है विनोद जी कानून में, तो कानून की ये जिम्मेदारी है कि कुछ तो उसकी भरपाई होनी चाहिए जो समय जिंदगी का गुजर गया, और किसी तरह से नहीं तो वित्तीय रूप से ही सही, कुछ मिनिमम वेजेस दी जानी चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं, हालांकि कोई भी साहित्यकार किसी सीधे तरीके से कोई पैगाम या कोई संदेश नहीं देता, किंतु इस कहानी में बहुत सारे संदेश अंतर्निहित हैं। और वैसे जो हमारे सुधी पाठक हैं वो जान भी गए होंगे कि ये कहानी एक सत्य घटना की ओर इशारा कर रही है जो हाल ही में घटित हुई है। बिल्कुल, ये प्रोफेसर सारस हो, पाकी हो, न्यायालय हो, सरकारें हो, और आदिवासी आंदोलन हो, इसको थोड़ा सा गहराई से आप विचार करें तो एक संपूर्ण परिदृश्य, एक वास्तविकता आपके दृष्टि के सामने उभर करके आ जाएगी, जिस पर चर्चा यहाँ करना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये एक साहित्य का चैनल है और वो चर्चा एक सामाजिक और राजनीतिक चर्चा में परिवर्तित हो सकती है। मैं तो ये कहूँगा अनुज जी, डॉक्टर बशीर बद्र ने जो बात कही है कि नहीं है मेरे मुकद्दर में रोशनी न सही, नहीं है मेरे मुकद्दर में रोशनी न सही, ये खिड़की खोलो जरा सुबह की हवा ही लगे, तो पूरी तरह से तो हम अन्याय को नहीं ठीक कर सकते, लेकिन कम से कम जैसे इस कहानी की बात है कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी हर कहीं उपलब्ध होनी चाहिए, चाहे वो जेल हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे बस हो, चाहे एरोप्लेन हो,
तो इस तरह की चीजें, और नुकसान भरपाई होनी चाहिए। अगर आप बाइज्जत बरी होते हैं तो इज्जत चाहे न लौटा पाए कानून, पर कम से कम कुछ पैसा तो नुकसान भरपाई तो दे और कहीं सकता ना है। कहीं न्यायालय देर से ही सही जागरूक तो होता है जागरूक तो कि हो 7 साल सकता के है। बाद उनका पंगुवास समाप्त हो जाता है। तो ये खिड़की खोलो, ये खिड़कियां कुछ तो खोलें कि ताकि सुबह की हवा ही लगे, रोशनी तो नहीं है मुकद्दर में। तो किस तरह से शायर गहराई तक पहुंच जाते हैं बशीर बद्र जी भी। तो इस तरह से पंगुवास न रहे, विकलांगता तो रहेगी, दिव्यांगता कह लीजिए आप उसको, जो भी कह लीजिए, जो भी कहें, लेकिन वो जो पंगुवास है, जो कंडीशंस हैं, डिसेबलिंग कंडीशंस हैं, वो कम से कम हम ठीक कर पाएं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और ये कहानी एक मतलब बहुत ही जैसे ना जी। लपी तुली कहानी है। जी, जी। कहीं भी अनावश्यक विस्तार हमें दिखाई नहीं देता। कहीं कहीं बहुत ही सुंदर सेंटेंसेस, वाक्य हमें दिखाई देते हैं। जैसे हमने कहा कि दुख जो है आपके संवेदनाओं को विस्तार देता है। और न्याय व्यवस्था के बारे में जो वाक्य है जी, कि बिल्कुल हर प्रकार से अलग अलग इंटरप्रिटेशंस, अलग अलग जजेस करते रहते हैं। ये भी सब कमाल की बात है। और बीच में जब 2 कैदी उसको उठाते हैं प्रोफेसर सारस को, और उन्हें लगता है कि अब वो पैर छटपटाते हैं उनके कमजोर पैर, और जो है पाखी आवाज देती है, पाखी आना चाहती है उनके पैरों में, और दोनों रूपों में पाखी उन्हें जो है वो आकर्षित करती है, आना चाहती है दोनों रूपों में। तो ये कहानी का कलात्मक पक्ष बहुत प्रबल है। और यही किसी भी अच्छे साहित्य की अंतिम कसौटी होती है कि कला के कसौटी पर वो साहित्य किस स्तर तक जाता है। तो घनश्याम जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे इस प्रकार की एक सामाजिक चिंतन वाली कहानी और कलात्मक ढंग से कही हुई कहानी लिखने के लिए। तो दोस्तों आप जरूर पढ़िएगा और इंतजार करिए हमारे अगले अंक का। तब तक नमस्कार। नमस्कार।